इसमें हम लोग जो है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वो हर्षवर्धन को लेकर है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं? पहला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन से स्रोत हैं उनके जानकारी के। इसके ऑप्शन हैं, पहला जो है संस्कृत नाटक रत्नावली, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, बांसखेड़ा शिलालेख। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हर्षवर्धन जो है, अगर हम लोग हर्षवर्धन को देखें तो इसने जो है रत्नावली लिखा था, ठीक है, और साथ ही साथ जो है संस्कृत नाटक था रत्नावली, और साथ ही साथ जो है इसने बांसखेड़ा शिलालेख भी जो है अपने शासन के दौरान ही जारी किया था, ठीक है। और ये दोनों जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में हमें जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है वह 606 से 647 ईस्वी के बीच में था, ठीक है। इसके अलावा जो है उसी के मतलब शासनकाल में जो है बहुत सारे मतलब कवि भी थे उसके दरबार में, जैसे कि बाणभट्ट जो है, ठीक है, वो हर्ष के ही दरबार में रहता था। इसके अलावा जो है जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे वैन इत्सिंग जो था, ठीक है, वैन इत्सिंग, जिसकी यात्रा वृत्तांत जो है सियूकी है, सियूकी, ये भी जो है हर्षवर्धन के ही दरबार से संबंधित है, ठीक। इसके अलावा जो है हर्षवर्धन रत्नावली लिखा था, ठीक है, नागानंद हो गया, नागानंद, इसके अलावा जो है प्रियदर्शिका, ये सारे जो है हर्षवर्धन के शासन काल के मुख्य स्रोत हैं। तो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? एक रत्नावली हो गया जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान ही जो है बांसखेड़ा शिलालेख जो है जारी किया गया था, ठीक है। और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी के बीच में आता है। इसके अलावा जो है इसके दरबार में उनकी दरबारी कवि बाण भट्ट रहते थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। इसके अलावा जो है चीनी बौद्ध भिक्षु वैन इत्सांग, जिसकी यात्रा वृत्तांत सियूकी है, वो भी इसके शासनकाल के बारे में हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लेकिन जो फाहियान है, ये फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है, जैसे कि फाहियान जो है ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 414 ईस्वी में था, ठीक है। और उसी के समय जो है ये भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो फाहियान नहीं होगा। तो हम लोगों का आंसर जो है संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा शिलालेख हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 और 3 है, तो सी नंबर जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ठीक। तो पुरातात्विक उत्खनन, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ, ठीक। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो जो है पुरातात्विक उत्खनन है। इसका जो इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक उत्खनन है, जिसके माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर किसी भी तरह का ताम्रपत्र लेख या शिलालेख जो है हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिपि थी, क्योंकि यहाँ शिलालेख या ताम्रपत्र में कुछ तो लिखा होगा, और हम लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग हुआ था वो लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इस लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, पढ़ा नहीं गया, तो इसका अर्थ भी जो है समझा नहीं गया होगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको नहीं चूज कर सकते हैं, ठीक है। और धार्मिक ग्रंथ की बातें करें तो उस वक्त ये भी नहीं था, ठीक है। तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों पर हम लोगों को मुहर प्राप्त होता था। इसके अलावा जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते थे,
ठीक है, और अन्य सामग्री प्राप्त होता था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पुरातात्विक उत्खनन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है थेरी गाथा, ठीक है, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। देखो, सबसे बड़ी चीज जो है यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है थेरी गाथा, ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, और हम लोगों को पूछा जा रहा है जैन साहित्य के बारे में, तो थेरी गाथा नहीं होगा। ठीक है, थेरी गाथा जैन ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि थेरी गाथा में जो है जो आरंभिक बौद्ध भिक्षुक होते थे, आरंभिक बौद्ध भिक्षुनी होते थे, ठीक है, उन्होंने जो है कविता लिखा था और उसी कविता का संग्रह जो है थेरी गाथा कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में जो पाली साहित्य है, पाली साहित्य उसका हिस्सा है, तो इसका जैन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। हालांकि जो है और बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक है आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। ये तीनों जो है जैन ग्रंथ हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ है, और ये तीनों जो है जो जैन आगम साहित्य है, जैन आगम साहित्य उसका जो है हिस्सा है ये तीनों। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे कह रहा है नहीं, तो नहीं में जो है थेरी गाथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? ठीक है, मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? ठीक है, तो मौर्य काल में जो है हम लोग पहले देखते हैं मौर्य काल कब से कब था। तो मौर्य काल का समय जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था इसका समय। ठीक है, इसके अलावा जो है इस दौरान जो है जो विनिमय का माध्यम था उसको पन कहा जाता था। ठीक, और ये पन क्या होते थे? ये जो है चांदी का सिक्का होता था, चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे पंचमार्क सिक्के के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है पन हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिनार जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिनार, तो दिनार भी जो है ये मतलब चांदी के सिक्के थे, लेकिन ये जो है मतलब मौर्य काल से संबंधित नहीं था, तो ये जो है विनिमय का माध्यम पन हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर की चर्चा हो रही है और इसके साथ भारत नहीं आया था, इसको हम लोगों को चुनना है। ठीक, तो अगर हम लोग सिकंदर को देखें, ठीक है, अगर हम लोग जो है सिकंदर को देखें तो सिकंदर का समय कब से कब था? सिकंदर का समय 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व था सिकंदर का समय। ठीक है, और इसने जो है इसी में लगभग 327 ईसा पूर्व में जो है ये भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, भारत पर आक्रमण किया था। अब इसी समय में जो है इसके साथ जो जो आए थे उस वही मतलब वो हटा के दूसरा आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिंदुसार के दरबार में जो है स्ट्रबो जो थे उसके अनुसार जो है जो सीरिया शासक था एंटियोकस, ठीक है, इन्होंने जो है डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है, जो मतलब बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो ये जो है मतलब सिकंदर के साथ भारत आया था। इसके अलावा जो है डायमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में था और एंटियोकस का राजदूत था। तो ये जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था भारत। इसके अलावा जो है निर्याकस हो गया, ऑनेक्रिस्टस हो गया, एरिस्टोबुलस हो गया, ये तीनों जो है सिकंदर के साथ जो है भारत आए थे, और जो भारतीय अभियान था उसी के दौरान जो है ये तीनों भारत आया था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो डायमेकस हो जाएगा, क्योंकि डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में था। ठीक है, और ये एंटियोकस
जो सीरिया का शासक था उसी का राजदूत था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। अमरी, मिथाथल, बनवाली और हड़प्पा। तो मिथाथल, इसके अलावा बनमाली जो है, ये दोनों जो है भारत में स्थित हैं। ठीक है, और दोनों भारत में कहाँ पर हैं? हरियाणा में है। ठीक है, इसके अलावा अमरी जो है ये सिंध में है, और सिंध कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा जो है ये पंजाब में है। ठीक है, और ये भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब में है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है भारत में स्थित जगह चुनना है, तो इसमें जो है मिथाथल, बनवाली हो जाएगा, और हमारा आंसर 2 और 3 होगा इसका। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी था क्या? तो कलचुरी जो है राजवंश, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और वहां पर जो है कोकल प्रथम द्वारा जो है 845 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी राजधानी जो है वो त्रिपुरा था। त्रिपुरा जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो कोकल प्रथम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात-ए-नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? तबकात-ए-नासरी पुस्तक जो है किस सुल्तान को समर्पित की थी? तो मिनहाजुद्दीन सिराज जो है उसकी पुस्तक का नाम जो है तबकात-ए-नासरी था। तो उसने जो है दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, उसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद, वो उसी को जो है समर्पित किया था। ये जो है दिल्ली का सुल्तान था। ठीक, ये दिल्ली का सुल्तान था। ठीक, और ये जो है एक ऐतिहासिक वृत्तांत है, क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के दौरान ही जो है जो मिनहाजुद्दीन सिराज है, ये जो है काजी के पोस्ट पर कार्य करता था, काजी था। तो काजी के रूप में कार्य करते हुए जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी तबकात-ए-नासरी, और यहाँ पे जो नासरी शब्द है ये जो है इसी शासक के नाम को लेकर नसरुद्दीन के नाम से लिखा था। उसके बाद अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? ठीक है, अलाउद्दीन का समय जो है 1296 से 1316 ईस्वी था। ठीक है, और देवगिरी का एक शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। ठीक है, ये जो है देवगिरी के शासक थे। इसी को जो है मतलब राय रायन की उपाधि, यानी कि राजाओं का राजा। ठीक है, इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, इसकी उपाधि उन्होंने दी थी। ठीक है, देखो क्या हुआ था कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको पकड़ लिया था, फिर बाद में उसको रिहा कर दिया। लेकिन जब रिहा किया था तो रामचंद्र देव जो थे इनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चकला शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है परगना का पर्यायवाची, सरकार का पर्यायवाची। यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है ये हो जाएगा, ये सूबा और परगना के बीच जो है एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था। ठीक है, इसके बाद अगला जो है औरंगजेब ने जाजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? किस वर्ष जो है जाजिया कर जो है फिर से लागू कर दिया गया था? तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि औरंगजेब जो है 1669 ईस्वी में जो है जो गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं थे उनके ऊपर जो है एक कर लगाता था, जिस कर को जो है जाजिया कर कहा जाता था। ठीक है,
तो उन्होंने जो है 1679 ईस्वी में जो है ये लगाया था। ठीक। और जो जाजिया कर होता था, ये औरंगजेब जो है सबसे पहले जो है मारवाड़ से जो है जाजिया कर की वसूली किया था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये और भी जगह पर लगाया था। और जाजिया कर को जो है अंतिम रूप से समाप्त जो है 1720 ईस्वी में जो है मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता था। तो उसी के समय जो है जाजिया कर मतलब समाप्त किया गया था अंतिम रूप से। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, 1920 के खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी? ठीक है। खिलाफत समिति की बैठक 1920 में किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि 1 जून से लेकर 3 जून 1920 तक जो है इलाहाबाद में जो है केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई थी। और इस बैठक में ब्रिटिश सरकार के साथ जो है असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, और जिसमें खिलाफत नेताओं और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बीच जो है औपचारिक गठबंधन को चिन्हित भी किया गया था, जिसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही काला अनुक्रम इंगित करता है? ठीक है। तो इसमें मॉडले मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव और जालियांवाला बाग को लेकर है। अगर हम लोग जो है मॉडले मिंटो सुधार को देखें तो ये जो है 1909 में लाया गया था। ठीक है। जालियांवाला हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में लाया गया था। ठीक है। तो इस तरह से जो है मॉडल मिंटो सुधार हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1931, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारा 1919 हो जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 हो जाएगा। फिर जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 हो जाएगा। तो ये कर्म होना चाहिए, और ये कर्म जो है हम लोगों को मॉडल मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव यानी सी में है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी और अखाड़ा जो है दोनों ही क्लब थे, और एक ही आदमी द्वारा स्थापित था, और वो था बाल गंगाधर तिलक। इसके द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो है भारतीय युवाओं को बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता था। ठीक है, ताकि जो अंग्रेज है उसका मुकाबला जो है वो कर सकें। हमारा आंसर जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काला अमृत क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक को हम लोग देखें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बनाया गया था, और ये जो है 1 मई 1939 को बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये जो है नए गुट बनाए गए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, और इसमें जो है मुस्लिम बाहुल प्रांत जो थे उसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के विरोध में जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव हम लोगों ने जैसा देखा कि ये 8 अगस्त 1940 को जो है लाया गया था, और ये उसमें वायसराय कौन थे? तो लिनलिथ वो थे, इनके द्वारा जो है ब्रिटिश प्रस्ताव रखा गया था। आजाद हिंद फौज का गठन जो है 17 फरवरी 1942 को किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो हमारा सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो हमारा सही आंसर जो है 1 1939, फिर दिसंबर आ जाएगा 4, फिर जो है 2 1940 वाला, फिर 1942 यानी 3, 1 4 2 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 4 2 3। फिर अगला है कि भारत सरकार ने अकाल को रोकने
अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए अकाल संहिता कब लागू की थी। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि अकाल संहिता जो है कब लागू किया गया था। ठीक, तो ऐसे तो अकाल बहुत बार आए, ठीक है, और उसको रोकने के लिए जो है सबसे पहला जो भारतीय अकाल था, पहला भारतीय अकाल आयोग, अकाल आयोग, इसका गठन 1880 में हुआ था। ठीक है, और इसके तुरंत बाद जो है 1883 में जो है अंतरिम अकाल संहिता लागू किया गया था। इसके तुरंत बाद जो है अंतरिम अकाल संहिता जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 1883। उसके बाद अगला प्रश्न है 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस भारतीय जनजाति के संपर्क में आए। ठीक है, तो 1765 के दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए। तो 1765 में अंग्रेज जो है सिलहट पहुंचा था। ठीक है, सिलहट जो है वो पहुंचा था, और सिलहट में जो है खासी लोग रहते हैं। ठीक है, और ये जो है मतलब चावल हो गया, ठीक है, नमक हो गया और सूखी मछली, ठीक है, सूखी मछली, तो इसके बदले जो है ये रेशम हो गया, ठीक है, सूती कपड़े हो गए, एक मोम हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, शहद हो गया, हाथी दांत हो गया, तो ये सारे जो है मतलब दिया करता था। तो हम लोगों का आंसर जो है खासी जनजाति हो जाएगा। ठीक है, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्वोत्तर के पहाड़ियों की सीमा से लगे क्षेत्र में अपने प्रशासन का विस्तार किया था, और उसके साथ ही वहां पर जो है वो व्यापार वाणिज्य और जो विशेष रूप से चूना पत्थर होता था उसका व्यापार किया करता था। जब 1765 की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिली तो उसके बाद जो है वो सिलहट पहुंचा। सिलहट पर जो है खासी लोग रहते थे। खासी लोग जो है चावल, नमक और सूखी मछली के बदले जो है उसको जो रेशम था, सूती कपड़े थे, लोहा, मोम, शहद, हाथी दांत, ये सारे जो है उसको दिया करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है अंग्रेज खासी जनजाति के संपर्क में आया था। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। वो आदेश क्या था? यानी कह रहा है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। वह आदेश क्या था? वह आदेश जो है अवैध संघ अध्यादेश था। अवैध संघ अध्यादेश था। जनवरी 1932 में जो है मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जोर पकड़ लिया था। ठीक, ये तीव्र हो गया था आंदोलन, और इस दौरान जो है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी वो जो है क्योंकि उसको लगता था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की वजह से ही इतना तीव्र हो गया है, तो इसलिए जो है उससे बचने के लिए जो है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है मतलब अवैध घोषित कर दिया था, और उसके लिए जो है उन्होंने अवैध संघ अध्यादेश मतलब लाया था। इसको जो है एक नाम से और बोला जाता है, इसको जो है गैर कानूनी संघ अध्यादेश भी कहा जाता है। संघ अध्यादेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है मतलब ये 1932 में लाया गया था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? तो जो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ है ये 1920 में जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दलित को एकजुट करना है। इसके अलावा जो भी सामाजिक भेदभाव है, ठीक है, अस्पृश्यता है, उसको खत्म करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अलावा जैसे कि महात्मा गांधी है,
उन्होंने जो है 1932 में ही अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने किया था। ठीक है। ज्योतिबाबाई फूले जो है एक समाज सुधारक थी। उन्होंने जो है 1873 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र के पुणे में जो है उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने की थी। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है वो 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। इसको जो है बिहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक कोर भी कहा जाता है और इसका गठन जो है 27 नवंबर 1921 को जो है किसके द्वारा हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हुआ था। कांग्रेस कमेटी द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर 1921 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया। ठीक, तो सारे आयोग गठित हुए थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रेची आयोग की बात करें तो ये जो है 1880 में गठन किया गया था इसका, और इसमें जो है जो नियुक्तिकर्ता थे वो लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है सर रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। ठीक, तो इन्हीं के नाम पर इसको स्ट्रेची आयोग कहा गया था। और इसका कारण ये था कि 1876 से 78 के बीच में जो है महान अकाल आया था। ठीक, तो इसलिए जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। इसके बाद जो है लॉयल कमीशन जो है ये 1897 में गठित हुआ। इसमें जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था, उस समय भारत के वायसराय। लॉर्ड एल्गिन तृतीय ये भारत का वायसराय था। इसकी अध्यक्षता जो है जेम्स लायल ने की थी। इसको कहीं कहीं पर लॉयल भी लिखा जाता है। इसका कारण क्या था कि 1896-97 में जो है भयंकर अकाल आया था। ठीक, भयंकर अकाल आया था। इसके अलावा जो है मैकडोनाल्ड आयोग जो है 1900 में गठित हुआ था। इसमें जो है लॉर्ड कर्जन था नियुक्तिकर्ता, और इसका अध्यक्ष जो है वही सर एंथनी मैकडोनाल्ड था। और इसका कारण जो 1899 से 1900 के बीच में जो है अकाल आया था, इस वजह से इसका गठन किया गया था। तो ये तीनों जो है अकाल से ही संबंधित आयोग हैं। ठीक है, तो तीनों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, हमें वो युद्ध पता करना है जिसमें मैसूर मराठा और हैदराबाद जो है मिल के निजाम से लड़ाई किया था। तो जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध था ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, और यही एक युद्ध था जिसमें मैसूर से जो है हैदर अली, ठीक है, हैदर अली हो गया। इसके अलावा मराठा और हैदराबाद के निजाम जो है वो शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक संयुक्त गठबंधन बनाया था। ठीक है, और उससे जो है युद्ध किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ी को पहचानें। ठीक है, तो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्र के गलत जोड़ी को पहचानना है। ठीक है,
जमींदार जफर अली खान, ठीक है। तो जमींदार का संबंध जो है ये जफर अली खान से ही था, ये तो ये सही है, ठीक है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष, ये भी सही है, इसी से संबंधित था। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, सही है, ये इनसे संबंधित था। संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल, ये गलत है, ठीक है, कि संध्या जो है ये एक बंगाली समाचार पत्र था, बंगाली समाचार पत्र था, ठीक है। लेकिन इसके संपादक जो है सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं थे, ठीक है, बल्कि जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, ठीक। तो हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, ठीक है। तो पहला गलत है, क्योंकि लॉर्ड मेयो जो है 5वां नहीं था, वो 4था था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरा कि भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन के दौरान हुई थी, ये सही है, क्योंकि लॉर्ड मेयो का शासन जो है 1872 था, ठीक है। और भारत में पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान यानी 1872 में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई, जहां उन्हें डबलिन में दफनाया गया, ठीक है, ये भी सही है। उनकी मृत्यु जो है 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, और उनको जो है डबलिन, ये डबलिन जो है आयरलैंड में जगह है, आयरलैंड, यहाँ पर इसको दफनाया गया था, ये सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे, ये भी सही है। लॉर्ड मेयो जो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। हमारा आंसर जो है एक को छोड़ के तीनों होना चाहिए, यानी कि 2, 3 और 4 होगा। तो आंसर जो है 2, 3 और 4 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण में कौन सा शामिल नहीं था, ठीक है। तो नई शिक्षा प्रणाली, ठीक, ये गलत है, ठीक है, ये शामिल था। विधवा पुनर्विवाह, ये भी गलत है, शामिल था। भारतीय, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर नहीं शामिल वाला ढूंढना है, ठीक। भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना, ये भी गलत है। भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, ये गलत है, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू यहाँ 4थे नंबर पे है, ठीक है। तो ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग देखें तो उस समय भारत के वायसराय जो है चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। तो इसका जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है वर्ष 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वर्ष 1935 में जो है सर मैरी स्क्वायर जो है ये संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद हमारा 1 बचता है और वो है 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो W हंटर थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 का जो है 1 हो जाएगा, सी का जो है 2 हो जाएगा और डी का जो है हम लोगों का 3 नंबर हो जाएगा। यानी कि 4, 1, 2, 3 जो है हम लोगों का आंसर होगा 4, 1, 2, 3। ये जो है बी में है तो हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था, तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो चित्तरंजन दास जो है उन्होंने बचाव किया था। अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ था, तो ये जो है 1908 से 1909 के बीच हुआ था, ठीक है। और इसी में जो है अरविंदो घोष का बचाव जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक।
चित्तरंजन दास के द्वारा जो है किया गया था, क्योंकि अरविंदो घोष पर जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो हम लोगों का है, अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लिफापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था। ठीक है, हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लिफापोती का पन्ना दर पन्ना बताया था। ठीक है, तो इसको जो है, जैसे कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जब जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जो है हंटर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। हंटर आयोग की जो है रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसी रिपोर्ट को जो है बेशर्म सरकारी लिफापोती का पन्ना दर पन्ना जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है बताया गया था। हमारा आंसर जो है महात्मा गांधी हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। ठीक है, तो ये जो है कथन थॉमस मुनरो का था। थॉमस मुनरो ने ही तर्क दिया था कि रैयतवाड़ी प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त थी, और उसके विचार में जो है जो कृषक, जो रैयत जिसको कहा जाता था, उसके साथ में जो है एक प्रत्यक्ष समझौता होना चाहिए, और वो ऐसा समझता था कि ये जो है भारत में हमेशा से प्रचलित था। ठीक है, और उनका मानना ये भी था कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है थॉमस मुनरो हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन था कि जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। ये भी सही है। तो दोनों तथ्य जो है सही है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही चुनना है। उसका अगला प्रश्न है, एस्टेग्लोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो एस्टेग्लोमीटर होता है वो एक तरह का उपकरण होता है, और ये खास तौर पर जो है जो भी तरल पदार्थ होते हैं, उसमें पृष्ठ तनाव को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए जो है ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में किस दिशा के विपरीत है। ऋणात्मक त्वरण जो है किस दिशा के विपरीत है। देखो, ऋणात्मक त्वरण को जो है हम लोग मंदी भी कह सकते हैं, और ये तब होता है जब किसी वस्तु का त्वरण जो है उसके वेग के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है वो धीमी हो रही है, क्योंकि जो गति की दिशा है उसके विपरीत में जो है मतलब कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो वेग जो है, ठीक है, ये एक सदिश राशि है। ठीक, वेग जो है ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। पारदर्शी जो है, जिसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, ये जो है एक ऑप्टिकल उपकरण है। ये जो है एक ऑप्टिकल उपकरण है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है छिपे हुए स्थान से जो है बाहर या ऊंचाई पर देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग जो है खासतौर पर पनडुब्बी में किया जाता है। ठीक है, टैंक वगैरह में किया जाता है, खाई में किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर छुप कर दुश्मन पर नजर रखा जाता है। तो इसमें जो सिद्धांत काम करता है
ठीक है। जैसे कि इस तरह से ये कुछ रहता है, तो यहाँ पर आंखें हैं तो यहाँ पर ग्लास लगा रहता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर जो है ये इस तरह से रिफ्लेक्शन भेजता है और फिर जो है मतलब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। इस तरह से देखा जाता है तो ये आड़े टेढ़े भी मतलब दिखाई देते हैं इसमें। इसका आंसर जो है हम लोगों का परावर्तन हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर का अगर कोर बनाना है तो उसके लिए हमें जो है सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो नरम लोहे से बना रहता है, ये नरम लोहा से बना रहता है, ठीक है। और नरम लोहा आमतौर पर जो है जैसे कि स्टेनलेस स्टील है ये बहुत कठोर होता है, सॉफ्ट स्टील जो है ये भी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। ये सबसे कम टेम्परेचर पर जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल तापमान जो है ठंडा रहना चाहिए, इसके लिए इसको जो है BECV कहा जाता है, ठीक है। कम तापमान पर जो है इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी कि तापमान जो है बिल्कुल कम होना चाहिए और जो गतिज ऊर्जा है वो भी जो है कम होना चाहिए, बेहद कम होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है ये कम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। अब जो है हम लोगों को गैस को जो है, ठीक है, गैस को जो है हम लोगों को द्रव में बदलना है, ठीक है, यानी लिक्विड में बदलना है। तो इसको जो है हम लोगों को कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी दाब लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है तो इसके लिए उच्च दाब होना चाहिए, ठीक है। उच्च दाब के साथ साथ जो है हम लोगों को तापमान भी निम्न करना पड़ेगा ताकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो भी और मजबूत हो। तो हमारा आंसर जो है निम्न तापमान हो जाएगा, निम्न तापमान हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है। तो जब जो है किसी भी प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है, जिससे वो प्रतिकर्षित होता रहता है। तो एक तरह से जो है उसका जो चुंबकीय प्रकृति है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, नकारात्मक हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है कि यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अगर किसी गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जब एक गोलाकार दर्पण को की फोकल लेंथ जो है केवल इसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। कोई भी गोलाकार दर्पण है तो उसकी जो है फोकल की जो लंबाई है, ठीक है, वो जो है वक्रता त्रिज्या पर जो है निर्भर करता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, आसपास के मतलब किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है चाहे उसको मतलब किसी भी द्रव में डुबा दे, आप पानी या कुछ भी ले ले, लेकिन उसके मतलब फोकल दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका वक्रता त्रिज्या बदलता है तभी जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है कि किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो है अधिकतम ऊर्जा होती है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो तो इस जो गामा किरणें होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है मतलब ऊर्जा होती है। हमारा आंसर जो है गामा किरणें हो जाएगा, गामा किरणें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, ठीक है, वो ऊर्जा आवृत्ति के साथ बढ़ती है, ऊर्जा आवृत्ति के साथ जो है बढ़ती है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य के साथ जो है घटती है। तरंग दैर्घ्य के साथ जो है घटती है, ठीक है। अब जिसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसमें आवृत्ति अधिक होगा, और ये चीजें जो है गामा किरणें में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है किस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का चालन
ऋणात्मक छिद्रों के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो है पी प्रकार के अर्धचालक हो जाएंगे। ठीक? फिनोल का 1% घोल है, फिनोल का 1% घोल है। फिनोल का 1% घोल जो है वो क्या हो सकता है? तो फिनोल का 1% घोल जो है वो कीटाणुनाशक के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक जो है वो रसायन होता है, इसका उपयोग आमतौर पर हमारे घर में जो है फर्श या कोई भी उपकरण है तो उसके सूक्ष्म जीव को मारने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है फिनोल का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन फिनोल जो है वहाँ पर कम सांद्रता वाला होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उसके 1% घोल का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एनालाल्जेसिक है, ठीक है, तो इसका उपयोग जो है एनालाल्जेसिक का उपयोग जो है दर्द निवारण में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि शरीर वगैरह में दर्द होता है तो वहाँ पर दर्द को खत्म करने के लिए एनाल्जेसिक का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक जो है वो विशेष रूप से एक पदार्थ होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया से संबंधित होता है, बैक्टीरिया से जो है संबंधित होता है, इसी को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो एंटीसेप्टिक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है, वो जीवित उत्तक वगैरह से इसका संबंध होता है। तो फिनॉल का 1% घोल जो है उसका आंसर कीटाणुनाशक हो जाएगा। इसके बाद अगला है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का अपवर्तनांक देखना है और इसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कांच है ये 1.5 से जो है 1.54 होता है। ठीक है, बेंजीन का जो है 1.50 होता है। ठीक, पानी यानी जल का जो है 1.33 होता है और CO2 का जो है 1.00045 होता है। ठीक है, तो सबसे कम जो है यहाँ पर किसका, सबसे अधिक पूछ रहे हैं हम लोगों को, तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर कांच का है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अपवर्तनांक क्या होता है कि अपवर्तनांक ये बताता है कि किसी पदार्थ से गुजरते समय जो है प्रकाश कितना धीमा हो जाता है या फिर कितना मुड़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर कोई लिक्विड है, ठीक है, उसके बाद जो ऐसे हम लोग टॉर्च जलाएंगे ऐसे या फिर लाइट आएगा, ठीक है, तो इसको जो है इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से ना जाके वो हल्का जो है मतलब मुड़ सा जाता है। ठीक है, तो यही अपवर्तनांक बताता है कि किसी पदार्थ से गुजरते समय प्रकाश कितना धीमा होगा या फिर कितना मुड़ जाएगा। तो इन सारे चीज़ों में जो है उसमें इस तरह से बताया जाता है कि इसका अपवर्तनांक सूचकांक जो है इतना होता है। उसके बाद अगला है पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। पायरेक्स ग्लास को जो है मजबूत बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है। जो पायरेक्स ग्लास है वो एक प्रकार का जो है बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ठीक है, और ये बोरोसिलिकेट ग्लास है तो इसमें जो है बोरोन के यौगिक मिलाए जाते हैं। ठीक है, बोरोन यौगिक मिलाया जाता है, इसका आंसर जो हम लोगों का सी हो जाएगा, बोरेक्स। उसके बाद अगला है कि कौन सा गुण जो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है। कौन सा गुण, ठीक है, संयोजकता ये रहेगा, तो कारण इससे कोई मतलब या कोई फर्क नहीं होता है। परमाणु आकार ये भी रहेगा, सबसे बारीक कक्षा ये भी रहेगा, क्योंकि आवर्त सारणी यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें संयोजकता हो गया, परमाणु आकार हो गया, सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन रंग से जो है कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम ये आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है एक गैस ईंधन और उसके मुख्य घटक क्या है। ठीक है, जैसे कि CNG हो गया, CNG हो गया, तो इसका जो है मुख्य रूप से जो है मीथेन का ये जो हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि CNG मुख्य रूप से मीथेन है। ठीक है, और इसमें जो है इथेन और हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं, तो ये जो है 1 नंबर होता है, या फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद कोयला गैस जो है, कोयला गैस में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन इथेन नहीं रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये बी के लिए है, तो इसका 4 हो जाएगा। LPG को देखें तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा।
ठीक है। जल वाला जो गैस होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि एक हो जाएगा। तो आंसर जो है 3 4 2 1 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा, 3 4 2 1 ये भी नहीं है, 3 4 2 1 यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रोटीनियम में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटियम में जो है कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक होता है। ठीक है, इसमें एक ही मतलब इसमें जो है अगर न्यूट्रॉन को हम लोग देखें, ठीक है, न्यूट्रॉन को, तो इसमें जो है कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, या फिर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक, इसका जैसे कि एक ड्यूटेरियम हो गया। ठीक है, अगर ड्यूटेरियम के बारे में पूछता तो इसमें जो है एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ट्रिटियम के बारे में अगर पूछता, ठीक है, तो इसमें जो है 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को जब प्रोटियम के बारे में पूछा तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, नीला लिटमस को लाल करने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये चीजें कब होता है, जैसे अम्ल जो है, कोई भी एसिड जो है, अगर उसके टच में जो है नीला लिटमस आता है, ठीक है, नीला लिटमस पेपर जो है वो अम्ल के टच में आएगा, तब जाके ये जो है लाल हो जाएगा। ठीक है, क्षार में ऐसा नहीं होगा, क्षार में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। ठीक है, या फिर नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्षार में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है अम्ल होना चाहिए। अब इसमें से चुनना है, चूने का पानी जो है ये क्षारीय होता है, ये तो गलत हो जाएगा। वॉशिंग सोडा भी क्षारीय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा भी क्षारीय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीनों जो है ये क्षारीय होता है। हम लोगों को चुनना क्या है, अम्लीय चुनना है, तो सिरका जो है ये अम्लीय होता है। ठीक है, ये जो सिरका है, ठीक है, ये अम्लीय होता है। इसमें जब नीला लिटमस डाला जाएगा तो ये लाल हो जाएगा। इसके बाद अगला है केलेमाइन एक खनिज है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। केलेमाइन जो है ये एक खनिज है, इसका रासायनिक सूत्र जो है ZnCO3 होता है। इसको जो है जिंक कार्बोनेट कहा जाता है, जिंक कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है जिंक का ही एक अयस्क भी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है केलेमाइन लोशन के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। उसके बाद जो है अगला है मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। ठीक है, क्रैकिंग। ठीक है, देखो क्रैकिंग जो है ये एक पेट्रोलियम की जो है, ये जो है पेट्रोलियम की जो है रिफाइनिंग प्रक्रिया है। पेट्रोलियम की जो है रिफाइनिंग प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए ए का जो है 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो है परगलन जो है ये धातु को उसके अयस्क से निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक धातु में सिर्फ तांबा ही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो है ये असंतृप्त वसा को जो है संतृप्त वसा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जब असंतृप्त वसा को जो है संतृप्त वसा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है 4 नंबर में वसा है। वल्कनीकरण जो है ये जो है जो रबर के गुण होते हैं, जिसमें लोच भी रहता है, मजबूती भी रहता है, उसकी प्रक्रिया को जो है ये समझाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1 ये नहीं होगा, 2 3 4 1 यानी कि ये बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है स्थिर तापमान पे किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दबाव क्या होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को पूछ रहा है तो हम लोगों को ध्यान होगा कि एक होता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम होता है, बॉयल के नियम में क्या होता है
कहता है कि अगर तापमान जो है स्थिर है, ठीक है, तापमान स्थिर है, ठीक है, तापमान स्थिर पर गैस में जो है एक निश्चित अगर द्रव्यमान है, ठीक है, निश्चित द्रव्यमान है, ठीक, निश्चित द्रव्यमान है, तो निश्चित द्रव्यमान है तो ये जो है जो दाब आयतन होगा उसके दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, दाब जो है आयतन के जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर आयतन कम होता है, ठीक है, तो दाब बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर आयतन कम होता है तो, ठीक है, तो हम लोगों का जो है ये वाला रिलेशन जो है बनेगा। तो इस तरह से जो है कह रहा है कि द्रव्यमान का आयतन कम होगा, ठीक है, अगर द्रव्यमान का आयतन कम होता है तो दाब जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, दाब बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है बढ़ जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला है कि कौन सा सबसे छोटा जीव वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है, ठीक है, वायरस जो है ये गलत है, वायरस जो है शरीर से बाहर निर्जीव अवस्था में रहता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया जो है अपने आप जीवित मतलब नहीं रह सकता है, ठीक है, ये भी गलत है। माइक्रोप्लाज्मा ये हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है उसमें कोई जीवित शामिल ही नहीं रहता, ये कोशिका का मतलब एक गुण है बैक्टीरियोफेज। तो हमारा आंसर जो है ये माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है कि फूल का प्रजनन भाग कौन सा है, फूल का जो है प्रजनन भाग कौन सा है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि जो पुकेसर और अंडप है ये जो है फूल का प्रजनन भाग होता है, ठीक है, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा, पुकेसर और मंडप, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग डिस्कस करें तो फूल के प्रजनन भाग में जो पुंकेसर है, पुंकेसर ये जो है नर अंग होता है, नर अंग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो कार्पेल है, ठीक है, ये जो है मादा प्रजनन अंग होता है, मादा प्रजनन अंग होता है। अब पुकेसर जो है ये पराग का उत्पादन करता है, ठीक है, और कार्पेल जो है ये अंडाशय हो गया, ठीक है, इसका उत्पादन करता है, ठीक है, क्योंकि कार्पेल में ही जो है अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, ठीक है, और वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है पुकेसर और अंडप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, ठीक है, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो आवश्यक पोषक तत्व जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद अगला है नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है, नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है, ये गलत है, यहाँ पे शब्द जानवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नींद की बीमारी जो है वो ट्रिप्नेसोमा के वजह से होता है, ट्रिप्नेनोसोमा के वजह से होता है। इस ठीक, देखो जो स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस, इसको जो है एक नाम और दिया गया है और इसको नाम दिया गया है अफेरिकी ट्रिपेनोसोमेसियासिस, ट्रिप्नोसोमेसियासिस, ठीक है, इसको एक नाम और दिया गया है ट्रिप्नोसोमियासिस, ठीक है। और ट्रिप्नोसोमा जो है ये बुस्री नामक जो प्रोटोजोआ होता है, बुस्री नामक प्रोटोजोआ इस परजीवी के कारण होता है, ठीक, तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, ठीक है, तो इसको जो है ऐसे लिखा जाता है mRNA, ठीक है। तो mRNA वैक्सीन जो है किससे संबंधित है, हम लोगों ने देखा था कि कोविड-19 के समय जो है ये मतलब लाया गया था वैक्सीन, तो ये जो है कोरोना वायरस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक मादक जो है दर्दनाशक दवा है? दर्दनाशक दवा जो है वो मॉर्फिन ही है, ठीक है, तो हमारा आंसर मॉर्फिन हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फिन को और क्या कहा जाता है? तो मॉर्फिन को जो है ओपीओइड कहा जाता है, ओपीओइड जो है मॉर्फिन को कहा जाता है, ठीक है। जो गंभीर दर्द होता है उससे राहत देने के लिए जो है ये मॉर्फिन तंत्रिका तंत्र पर जो है काम करता है और नींद ला देता है, तो उससे जो है मतलब दर्दनाशक दवा का काम करता है। इसके बाद अगला है कि कौन सा वर्णक पौधे को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है? ठीक है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये नहीं होगा। कैरोटीनॉइड हो सकता है, कैरोटीनॉइड होगा, ठीक है। कैरोटीनॉइड इसलिए होगा क्योंकि कैरोटीनॉइड जो है ये एक जो है सहायक वर्णक है, ठीक है, सहायक वर्णक है, ठीक है। ये जो है पौधे को यूवी रेस से बचाता है, ठीक है, पौधे को यूवी रेस से बचाता है, तो हमारा आंसर जो है कैरोटीनॉइड हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न जो है किससे होती है? श्वसन से होती है, ठीक है, क्योंकि पाचन नहीं होगा, ठीक है, उत्सर्जन नहीं होगा और परिसंचरण नहीं होगा। उसके बाद अगला है, क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो गर्म महसूस होता है। निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और मौजूदा कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है? ठीक है, ये किसने बताया था? ये बिर्चो ने बताया था, ठीक है, ये बिर्चो ने बताया था, ठीक। ये जर्मन वैज्ञानिक थे बिर्चो, ठीक है, इन्होंने जो है बताया था इस अवधारणा के बारे में, ठीक। इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत भी दिया था, उसी में ऐसी बातें कही गई थी, ठीक। उसके बाद जो है अगला प्रश्न 60 नंबर हो जाएगा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन जो है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है, ठीक है, कोलेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा के द्वारा जो है जो पौधे के ऊतक होते हैं उसमें लचीलापन प्रदान किया जाता है। जैसे कि कोई भी पौधा है उसका तना या पत्ती जो है बिना टूटे हुए आसानी से मुड़ जाता है, तो वो कोलेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसको हम लोग देखें तो जैसे कि अनुच्छेद 243B है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है पंचायतों का गठन किया जाए, ठीक है, तो ये पंचायतों का गठन से संबंधित है, ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा जो है 243 जो है डी है, तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक पंचायत में जो है जो SC है और ST है इसके लिए जो है सीट का आरक्षण होना चाहिए, ठीक है, सीट का आरक्षण जो है प्रदान किया गया है, तो ये जो है सही हो जाएगा, 243 का डी हो जाएगा। और 243E में क्या गया है, तो इसमें जो है पंचायत अवधि के बारे में बताया गया है, पंचायत की अवधि के बारे में, जिसमें बताया है कि वो अपनी पहली बैठक की तारीख से जो है अगले 5 साल तक जारी रहेगा। और 243G में जो है पंचायत की जो शक्ति है, ठीक है, उसका जो प्राधिकार है, ठीक है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, तो हमारा आंसर